संविधान की और बहस जहां होगी संविधान के दायरे में। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे 3 साल हो चुके हैं। 3 वर्षों में गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार दौरे पर गए हैं जम्मू कश्मीर के। विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है कि कश्मीर में कुछ नहीं बदला है, माहौल ठीक नहीं। आज अमित शाह ने कहा कि हाँ, माहौल ठीक नहीं है, लेकिन किसके लिए? यही हमारा आज का मुद्दा, आज इसी पर होगी हमारी बहस। तो 5 अगस्त 2019 यानी वो तारीख जिसने जम्मू कश्मीर के इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों को बदल कर रख दिया था। नए कश्मीर ने जन्म लिया और अब ये कश्मीर आपका ये 3 साल का हो चुका है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदलाव अब जम्मू कश्मीर में महसूस किया जाने लगा है। सरकार बदलाव का दावा कर रही है तो विपक्ष कह रहा है कि 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर का माहौल और खराब हो गया है। दावे अलग अलग हैं। हम अपनी बड़ी बहस में जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जम्मू कश्मीर का माहौल खराब है जैसा कि विपक्ष कहता है, या फिर माहौल खराब बताने की सिर्फ सियासत हो रही है। वैसे ये बात तो साफ तौर पर दिख रही है कि जम्मू कश्मीर में माहौल किन लोगों के लिए खराब है। जम्मू कश्मीर में माहौल आतंकियों के लिए जाहिर तौर पर खराब हो चुका है। आतंकियों का सफाया हो रहा है और आतंक ऑल आउट होने को है। माहौल पत्थरबाजों के लिए भी खराब है क्योंकि अब पत्थरबाजी कश्मीर से आउट हो चुकी है। माहौल और किसके लिए खराब है? अलगाववादियों के लिए, क्योंकि अब उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। माहौल सियासतदानों के लिए भी खराब है। किन सियासतदानों के लिए? उनके लिए जो अब तक कश्मीरियों से सियासी धोखेबाजी करते थे, अब उनकी भी पोल खुल चुकी है। कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में 30 साल बाद मल्टीप्लेक्स खुला। बहुत जल्द चुनाव की बात कही जा रही है। परिसीमन का काम कह सकते हैं कि अपने फाइनल फेज में है। ऐसे माहौल में गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर पहुंचने, राज्य को कई सौगात देने और जम्मू कश्मीर पर 70 बरस राज करने वाले परिवारों पर निशाना साधने के अर्थ आप समझ सकते हैं। और आज इसी मुद्दे पर कसम संविधान की में इस बहस की जरूरत है। इस बहस की जरूरत है क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 3 साल बाद भी सरकार और विपक्ष के अलग अलग दावे हैं। इस पर बहस की जरूरत है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह 3 साल में बदलाव की बात कर रहे हैं, बदले कश्मीर की बात कर रहे हैं। इस पर इसलिए भी बहस जरूरी है क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक नहीं है। बहस इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर का माहौल खराब है या फिर इस पर सियासत हो रही है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि सियासी लड़ाई अब परिवारों की ब्लैकमेलिंग और बदलाव से आगे बढ़ चुकी है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट। उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना तप कर रहे उतना अच्छा है। ठीक है, आज कश्मीर की हालत अच्छी नहीं है। 4766 आतंकी घटनाएं हुई थी। 4766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बार बार आपको ये बताते हुए कि सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे और ये दावे एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। हमारे साथ राकेश सिन्हा है, सांसद है बीजेपी के पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ अभय दुबे जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए। फारूक इनकलाबी महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का पक्ष रखने के लिए। याना मीर हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। साथ ही सनम शाह भी हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल नीलोफर मसूद और साथ ही मेरा है फारूक इनकलाबी आपसे। पहले फारूक इनकलाबी आपसे, क्योंकि होम मिनिस्टर ने सीधे तौर पर कहा 370 हटाने से पहले हमें धमकाया जाता था, कहा जाता था खून की नदियां बहेंगी, झंडा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। होम मिनिस्टर साहब
आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने से पहले ये भी कहते थे कि आर्टिकल 370 और 35A जो है वो डेवलपमेंट में एक रुकावट, एक दीवार है जो जम्मू कश्मीर में तरक्की जो है वो नहीं हो पा रही है। जो भी हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं आते हैं। नहीं, जो उनका सवाल है वो सवाल आप डेवलपमेंट पर जा रहे हैं, आपका 1 मिनट का वक्त है, लेकिन मैं चाहूंगी आप मुद्दे पर रहें। वो कह रहे हैं जो हमें धमकाते थे, जो ये कहते थे कि झंडा उठाने वाला नहीं होगा, खून की नदी बह जाएगी, भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, उस पर जवाब। बिल्कुल, मैं वहीं जा रहा हूँ। अमन होगा, अमन बहाल होगा, यही इनके दावे थे। तरक्की होगी, रोजगार होगा, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की थी 2019 से पहले। लेकिन हुआ क्या? आज जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर स्टेट का एक हेड, पुलिस का हेड यहाँ पे सेफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में आज हमारे होम मिनिस्टर साहब राजौरी में है और जम्मू में मर्डर हो जाता है डीजीपी साहब का। कितना बड़ा फेलियर है इनका। और ये अमन की बात करते हैं, ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ है। आज जम्मू कश्मीर की ये हालत है कि अमन तो कायम नहीं हुआ, बल्कि किसी भी लिहाज से यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हैं। तरक्याती कामों में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरे मुल्क में तमाम रियासतों से जो है वो पिछड़ा हुआ है। बेरोजगारी के मामले में, करप्शन के मामले में। चलिए, मैंने आपको 20 सेकंड एक्स्ट्रा दिए थे क्योंकि मैंने आपको इंटरप्ट किया था। इस पर जवाब ले लीजिए। राकेश सिन्हा, 1 मिनट का वक्त आपके पास है। ये कह रहे कुछ नहीं बदला है, हालात खराब है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद जो बुनियादी परिवर्तन हुआ है उसका 3 बिंदु में बताता हूं। पहली बात कि लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ 3 परिवार जिसकी चर्चा जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहां की, वो 3 परिवार ही लोकतंत्र के प्रतीक बन गए थे। अभी आज पंचों की संख्या, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में इलेक्टेड लीडर्स की संख्या, सो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र जमीनी स्तर पहुंचा, जिसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिस आंकड़े से ही साफ हो जाएगा, जिस राज्य में अमन चैन नहीं होगा उस राज्य में $25 बिलियन US का इन्वेस्टमेंट वहां आ गया है। अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहां आएगा? तीसरी बात, आप कश्मीर चले जाइए, किसी भी एक होटल में आपको रूम लेने के लिए लगभग 15 से 20 दिन के प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बुकिंग कराने के लिए। टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। इसका लाभ क्या आम आदमी को मिल रहा है या कश्मीर से बाहर के लोगों को मिल रहा है? जब टूरिज्म बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के जो बड़े औद्योगिक घराने, जैसे अपोलो हो गया, लुलू हो गया, ये बड़े बड़े घराने हैं जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अंतिम बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। 500 बॉलीवुड के फिल्म का प्रपोजल आया है शूटिंग के लिए, जिसमें 150 फिल्म को शूटिंग मिली है। 32 साल बाद फिर से जम्मू कश्मीर में वह परिस्थिति पैदा हो रही है जब जम्मू कश्मीर सच में जो सोने की चिड़िया कही जाती है उसको हमने रिस्टोर किया। चलिए, सोने की चिड़िया, क्योंकि कुछ आंकड़े तो अभय दुबे जी के पास हैं, देखते हैं वो सोने की चिड़िया बताएंगे आपको, सोने की चिड़िया या फिर कहेंगे लोहे की चिड़िया भी नहीं है। चलिए अभय दुबे जी, आपका वक्त 1 मिनट। अदिति जी, याद कीजिए आर्टिकल 370 हटने के बाद जब पहली बार अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर आए थे तो कहां गए थे? एक पुलिस अधिकारी के घर जिसकी निर्ममता पूर्वक आतंकवादियों ने हत्या कर दी, उसके घर बैठने गए थे। आज जब दूसरी बार आए हैं तो जघन्य तरीके से आतंकवादियों ने अमित शाह साहब के आने वाले दिन डीजी जेल, जानती जो टॉप पोस्ट अथॉरिटी होती है, उसकी हत्या कर दी निर्ममता पूर्वक। और सरकार आई वॉश करने में लगी है, वो उसे आतंकी घटना नहीं मान रही, जबकि आतंकवादियों ने उसकी जिम्मेदारी ली। आर्टिकल 370 हटने के बाद देश को क्या बताया गया था कि हजारों लोग जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 हटने के बाद जमीन खरीदेंगे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। मैं चुनौती देता हूं शो के अंतिम समय तक ये बता दें, क्योंकि लोकसभा में अभी जो जवाब दिया है वो चौंकाने वाला सरकार ने दिया है। उन्होंने कहा है कि छोटे 34 पीस ऑफ लैंड लोगों ने खरीदे हैं, वो भी जम्मू के हिस्से में। डाउनटाउन कश्मीर घाटी में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए जमीन नहीं खरीदी गई। इन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों के जो घर छीन लिए गए 64,000 परिवारों के, एक वेब पोर्टल जारी किया, कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जमीनें उनको दी जाएगी। अभी तक चिन्हित किए एक भी आदमी को नहीं दिया और कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर गए। वहां पे जो मजदूर काम करते थे वहां से पलायन कर गए। अगले हिस्से में बताऊंगा कितनी हत्याएं, जघन्य हत्याएं टारगेटेड किल
और क्या टारगेटेड किलिंग जाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, उससे कोई इंकार नहीं करा अभय दुबे जी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े जो दूसरे आंकड़े हैं उन पर भी हम आगे चलकर इस शो में बात करेंगे। नीलोफर मसूद, कश्मीर अभी बीजेपी क्लेम कर रही है, आपने सुना राकेश सिन्हा जी को, सोने की चिड़िया बनने की तरफ बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता है कि सोने की चिड़िया की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनको शायद आंकड़ों पर नजर नहीं है, जहां पर आपने देखा होगा एम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पहुंचा है, 32 है, तो सेकंड स्टेट्स में आ जाता है। तो आप देख लीजिए कि एजुकेशन का स्तर कहाँ पर और हम कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में पहुंचे। इतना ही नहीं, फीस की बात कर रहे थे, बहुत सपने दिखाए गए, 370 को हटाकर अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हो जाएगा जम्मू कश्मीर पर। मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, ऑलरेडी जो यूनियन लिस्ट के 76 में से 92 आर्टिकल जो थे, 92 शेड्यूल जो थे ऑलरेडी यहाँ पर लागू हो गए थे। इतना ही नहीं बल्कि 360 में से जो हमारे आर्टिकल थे उसमें से लगभग 260 आर्टिकल्स ऑलरेडी एक्सटेंड हुए थे जम्मू कश्मीर में। अब 370 को हटाकर इन्होंने किया क्या, जो नए कश्मीर का सपना इन्होंने हमें दिखा दिया। उसमें आप आज हाइब्रिड मिलिटेंट देखते हैं, टारगेट किलिंग देखते हैं, जहां आप नजर दौड़ाइए बैंकर्स आप देखते हैं, साथ में आप देख लीजिए आज कोई सुरक्षित नहीं है। कल हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी जो ही उन्होंने पैर डालो तो हमारे डीजीपी को हमने खो दिया है। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अभी भी यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, जो बड़े बड़े सपने। ठीक है, आपके हिसाब से हालात ठीक नहीं है। ठीक है मैडम, अभियाना मीर, हालात खराब है या हालात सुधर रहे हैं या हालात अच्छे हैं? मैं सबको एक एक करके जवाब दूंगी। जिसने यहाँ पे बोला कि पुलिस की बात की, मैं बताऊं, जो पुलिस की बात की, आपकी पुलिस मत बोलिए। पुलिस जो यहाँ पे है वो जेके पुलिस है, और ये हम सब मानते हैं कि वो सक्षम पुलिस नहीं है। आपको पता है कि जेके पुलिस की जो फेलियर है, जो प्रोटेक्शन में, आपको शायद पता होगा कि ग्रामीण बैंक के मैनेजर के साथ क्या हुआ। जेके पुलिस ने पूरी कोशिश की उस मामले को दबाने की, क्योंकि अमित शाह साहब आ रहे थे और उनकी नौकरी चली जाती। लेकिन इस चक्कर में अगर हमारे अमित शाह साहब को, हमारे होम मिनिस्टर साहब को कुछ हो जाता, फिर क्या होता? तो जेके पुलिस की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप इंडिया को बदनाम मत कीजिए। जेके पुलिस नकारा है, ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने यहाँ कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे, वो कहाँ है? वो आए, वो एलजी से मिले, चाय पिए और चल दिए। उन्होंने कहां पे इन्वेस्ट किया? मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया। तीसरी बात, इन्होंने बोली कि यहाँ पे फिल्म की शूटिंग्स अभी बढ़ोतरी हो रही है फिल्म्स की शूटिंग में, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया? जैसे हैदराबाद में रामा राव स्टूडियो है, क्या ऐसे कोई स्टूडियो बना? पहाड़ियों की इन्होंने बात की। आपको पता है पहाड़ी पीछे क्यों रह गए? क्योंकि इन बेचारों के पास जो उगता है उसको कभी दुनिया के सामने नहीं लाया गया। जो इनकी गुच्छी, जो इनकी मशरूम्स उगती है, उसको जीआई टैग दे दो। उन तक जो बेचारे बॉर्डर एरियाज पे रहते हैं पहाड़ी, उन तक रोड्स बनाओ। बजाय इसके आप करते हो जाके उनको एसटी स्टेटस दे देते हो। इससे क्या होगा? अरे उनकी एरिया में मॉल्स बनाओ, उनकी एरियाज में मल्टीप्लेक्सेस बनाओ, उनकी एरियाज में इंडस्ट्रीज लाओ, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। एसटी स्टेटस देने से क्या होगा? गुज्जर और बकरवाल और पहाड़ियों के बीच में लड़ाइयां होंगी, और क्या होगा? तो जो ठीक है याना मीर, मैंने आपको 1 मिनट से ज्यादा का वक्त दिया है, मैं डिबेट को आगे करूंगी, लेकिन आपने जिस तरह से जेके पुलिस के नाम पर सर्टिफिकेट फाड़ा, मुझे उस पर सख्त आपत्ति है। क्योंकि आप शायद एक्नॉलेज ना करें, लेकिन इस देश के ज्यादातर नागरिक, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, लेट मी स्पीक नाउ, आई डिडंट इंटरप्ट यू, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। जो एंटी टेरर ऑप्स चलते हैं और जो उसमें शहादत देती है, उसमें बड़ा नंबर जम्मू कश्मीर पुलिस का है। जो एसओजी है, जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, जो एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाते हैं, उसमें सबसे बड़ा, उसमें अगर किसी का योगदान है तो वो जेकेपी है। तो हम किसी के योगदान को कमतर ना आंकें। हमारी उनसे शिकायत हो सकती है, हर किसी को शिकायत हो सकती है, आपको हो सकती है, मुझे हो सकती है, लेकिन मैं उनके नाम का सर्टिफिकेट ना फाड़ूं, क्योंकि उन शहीदों के परिवार को आज बुरा लग रहा होगा जिनके बेटों ने कुर्बानी दी है। और मैं उन परिवारों से बात करना, उन परिवारों के साथ खड़े होना चाहिए, हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए उस शहादत को, ये कहते हुए कि वो नकारा है। सनम शाह, 1 मिनट आपका। शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, शायद मुझे नहीं पता, ये जो इस लड़की को आप पहले कह रहे थे बोलने का, मैं नहीं जानता, शायद मेंटली तौर पर इसकी कोई हालत ठीक नहीं है। मैं इसको बताना चाहता हूँ, सनम शाह भी ऑन द वे है। मेरी गाड़ी के बाहर मेरा सिक्योरिटी गार्ड है जो मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है, और उसने मुझे जान से, मैं अपनी जान हथेली में रखकर गन पकड़ के बाहर खड़ा है। तो मैं आपकी गाड़ी में बैठ के डिबेट करना चाहता हूँ। मैं एक अकल की अंधी को कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद थी, है और रहेगी। और जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे जितने भी पुलिस के हैं, हम किसी पर आपत्ति सवाल नहीं उठा सकते हैं।
हम शिकायत कर सकते हैं, बट इस लड़की को अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए। इसे कैसे कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ने की है? मैं बताना चाहता हूं इसको, अरे मैं पहाड़ी हूं, मैं जानता हूं कि आज अमित शाह ने आकर राजौरी के अंदर दोबारा एक मां के 2 बेटों को लड़ाया है। अदिति जी, मैं इस चीज को कंडेम करता हूं, बट मैं कंडेम करना चाहता हूं इस चीज को। इस लड़की ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करिए। ठीक है सनम शाह, ठीक है, लेकिन एक बात पर मुझे आपत्ति है, आपने भी अभी सर्टिफिकेट फाड़ दिया। आपको किसी पर निजी टीका टिप्पणी करने का क्या हक है? आप किसी के मेंटल बैलेंस पर उसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप कौन होते हैं भाई? आप अपनी बात रखिए ना, तार्किक तौर पर जवाब दीजिए, आपको किसने रोका है? लेकिन निजी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे आप इस शो में। और आप सभी को मैंने 1-1 मिनट दिया अपनी अपनी बात रखने के लिए। कश्मीर में माहौल कैसा है इस पर हम आगे बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर अमित शाह, होम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा सुनिए। आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। 70 साल में 3 परिवारों ने दिया क्या? जोर से बोले दिया क्या? आपको उनको पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया भाई? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? पूछोगे? मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिया। क्योंकि जो कुछ भी पैसा आता था वो भ्रष्टाचार कर घर ले जाते थे। आपके लिए पैसा ही नहीं बचता था, कहां से आपके आरोग्य की चिंता करें? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। अबे दुबे जी ये कह रहे हैं जो इन्होंने 3 साल में दे दिया वो इनसे पहले की सरकार 70 साल में नहीं दे पाई। ये अमित शाह साहब ने जब सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस पर एक मीटिंग आयोजित की थी तो गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की, शाह साहब उसको तो पढ़िए कि आपने क्या दिया और यूपीए की सरकार ने क्या दिया। क्या बताया उस रिपोर्ट ने कि जो आपने 6000 ट्रांजिट हाउस का वादा किया था 2015 में प्रधानमंत्री जी ने, उसका सिर्फ 17%, ये 3 महीने पहले की मीटिंग की बात कर रहा हूं, 17% कंप्लीट किए हैं। और उसी मीटिंग में यह बात का उल्लेख किया कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो 6000 ट्रांजिट हाउसेस का वादा किया था वो 100% पूरे किए। 3000 नौकरियों का जो प्रॉमिस मनमोहन सिंह जी ने किया था वो 100% पूरा किया और आपने सिर्फ 1900 नौकरियां उसमें से प्रोवाइड कराई। अब मैं एक बात बता दूं इनको साहब को, 1-2 महीने पहले का ही सिर्फ 1 मंथ का डेटा, रजनी बाला स्कूल टीचर 31 मई को टारगेटेड किलिंग में मारी गई। 17 मई को रंजीत सिंह जो हैंड ग्रेनेड फेंक कर उसको मार डाला गया। 25 मई को अमरीन भट्ट टीवी आर्टिस्ट मारी गई। 24 मई को पुलिस अधिकारी की हत्या हुई। 13 मई को स्पेशल पुलिस ऑफिसर रियाज भट्ट की हत्या हुई। 12 मई को राहुल भट्ट, ये राहुल भट्ट वो रेवेन्यू ऑफिसर जो 2008 में मनमोहन सिंह जी ने नौकरी दी थी, उसकी हत्या कर दी गई। 7 मई को गुलाम डार की हत्या की। अजीत पंडिता, माखनलाल बिंदुरु, सुपिंदर कौर, ये जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए, एक के बाद एक हत्या हो रही। क्या कह रहे हैं डीजीपी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो कह रहे हैं कि चाइनीज ड्रोन कॉप्टर से हथियार डाले जा रहे हैं। अमित शाह साहब वो कह रहे हैं कि चाइनीज राइफल का उपयोग आतंकी कर रहे हैं। और आपके तस्वीर जब पिछली यात्रा थी, पीछे कौन खड़ा था? तालिब हुसैन, जस्ट आपकी कुर्सी के पीछे, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसको गांव वालों ने पकड़ा, जो पाकिस्तान से आतंकियों को हथियार सप्लाई करता था। तारिक अहमद मीर, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया,
वो आतंकी पाकिस्तान के हद से हथियार सप्लाई कर रहा था। सैफुल्ला फारूक जो पंडितों की हत्या का हत्यारा था, 10 साल जेल में रहा, 1 साल पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली। अजहर मसूद का शिष्य, उसको आपने वार्ड नंबर 13-33 से जानते हुए टिकट दिया। ठीक है सर, अब इस पे जवाब लीजिए। आप आतंकवादियों पर आप हाथ रखते हैं और यहाँ मुखौटा राष्ट्रवाद का लगाते हैं। ठीक है, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। ठीक सर, जवाब तो लीजिए प्लीज। ऐसे तो एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। राकेश सिन्हा जी ये कह रहे हैं आपका राष्ट्रवाद खोखला है। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कांग्रेस पार्टी 370 हटाने पर दुखी है या 370 के बाद जो परिवर्तन हो रहा है उससे दुखी है, या दोनों से दुखी है। 3 बात मैं पूछना चाहता हूं, मेरा उत्तर भी है, वो एक तरह से जवाब ही प्रश्न बन जाता है। कि सबसे छोटी बात यह है, जो इनके लिए छोटी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 13,000 सरपंच पंच, आज प्रधानमंत्री जी ने नेशनल पंचायत डे जाकर कहां मनाया? जम्मू कश्मीर में। 1 लाख लोग उसमें भागीदारी थी, 1 लाख लोग भागीदार थी उसमें। प्रधानमंत्री जी ने उसने 38,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। 38,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, टोटल 52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का भारत सरकार का अपना प्लान है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो मैंने अपने आरंभ में कहा, वो एक अलग ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो 25,000 बिलियन डॉलर का है। अब मैं आता हूं उससे आगे 25। अब जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में एक्सिलियर वहां का अखबार है जो कि प्रो बीजेपी पेपर नहीं है, जो 370 हटाने पर हमारे पक्ष में नहीं था। उस अखबार ने रिपोर्ट किया कि इस साल 2 मिलियन यानी 20 लाख टूरिस्ट आए, बहुत ही कंजर्वेटिव है। जबकि मैं कहता हूं पिछले 4 महीने में करीब 38 लाख टूरिस्ट वहां आए। और उसी अखबार ने लिखा कि आने वाले समय में, ठंड के समय में, और ऐसे टूरिस्ट की संख्या बढ़ने वाली है। जो लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर की हालत खराब है, उन्होंने 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर से कश्मीरी के प्लान के लिए कब बात की थी? कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरों को रिहेबिलिटेशन के लिए किस चुनावी घोषणा पत्र में उसको मेंशन किया? आज घरेलू आंसू मत बनाइए, उन कायर आतंकियों के पक्ष में खड़े मत होइए। मैं उन कायरों का, भारतीय जनता पार्टी उन कायरों का ऐसा जवाब देगी, वो जवाब किस रूप में आएगा प्रतीक्षा कीजिए। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारे पास आएगा। ठीक है, जवाब दीजिए अभय दुबे जी। इसी प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में एक बात मैं इनसे एक छोटी सी बात कह दे रहा हूं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं डेवलपमेंट का। उलूर, अभय जी बस एक 10 सेकंड में, उलूर लेक है 1942 करोड़ का, उसमें एक लेक को नॉर्थ कश्मीर का लेक है जिसको हम विकसित कर रहे हैं। अब बताइए, वहां दो एम्स खुल गया, NIT खुल गया, मैंने वहां डेवलपमेंट ऐसी स्थिति में आ गई कि जनता के दरवाजे तक लोकतंत्र और विकास दोनों जनता के दरवाजे पहुंचा है। आपको पत्थरबाज चाहिए, आपको कश्मीरी आतंकवादी चाहिए, आपको कश्मीर में वो खून खराबा चाहिए। जो कुछ घटनाएं घटी हैं, निश्चित घटी हैं, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार उन घटनाओं से निपटेगी और उनके जो सरगना जहां भी बैठे हुए सुन ले। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन। ठीक है, जवाब लीजिए अभय दुबे जी। अभय दुबे जी ये कह रहे हैं कि हमने तो विकास ठीक है सर, जवाब ले लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा डेटा जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार का पक्ष भी, विपक्ष का पक्ष भी, सबका पक्ष यहाँ पर सुना जाए, सबके दावे जनता की अदालत में रखे जाएं। अभय दुबे जी। अदिति जी देखिए, परिस्थितियां कहां से बिगड़ना प्रारंभ हुई। हमने आगाह किया था, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, ये जम्मू कश्मीर में अपनी सत्ता की भूख मिटाना चाहते थे। वहां पर प्रधानमंत्री जी का सीधे शासन था, कोई सरकार नहीं थी, उस समय का जिक्र कर रहा हूं। इन्होंने मसर्रत आलम के जो स्थानीय SP है, उसने प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर निकाला था, उसको गृह मंत्रालय भेजा। इन्होंने उस प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को रिफ्यूज कर दिया और मसर्रत आलम को छोड़ा। सारे राजनीतिक दल, हमने ही नहीं, ये कहा था कि ये वही है जिसने 2010 में जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब किया है, आप मत छोड़िए। इन्होंने छोड़ा, इन्होंने PDP के साथ सरकार बनाई और उस दिन मंशा साफ हो गई जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुफ्ती मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान का और आतंकवादियों का धन्यवाद अदा करता हूं कि उनके कारण ये चुनाव संपन्न हुए। एक बात मुझे आप ये बताइए कि जो परिस्थिति 2011, 12, 13 में हमने 9 आतंकी घटनाएं, 11 में बड़ी आतंकी घटनाएं, आप साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल पर रिपोर्ट देख लीजिए। हम ऐसे डेटा दिखा रहे हैं लगातार, आप अगर देखेंगे अभय जी स्क्रीन पर नीचे की तरफ, तो उन्हीं के हवाले से डेटा दिखा रहे हैं लगातार। देखिए, मैं तो अभ्यस्त नहीं हूं एक शब्द भी झूठ बोलने का। हम सब राजनीतिक दल मिलकर चाहते हैं कि वहां खुशहाली आए,
वहां 7 मुझे सिक्योरिटी 30 सेकंड दीजिए। 2014 में आते आते 22 बड़ी घटना हुई और 30 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने शहादत दी। 18 में हालत यह हो गई कि 54 बड़ी आतंकी घटना हुई और 48 जवानों ने, और ये क्रम बढ़ता गया। मेरे पास सारे डेटा हैं। नहीं अभय जी, डेटा बिल्कुल डेटा हर साल का डेटा है, लेकिन ये जो बहस है ये उस दावे पर टिकी है जिसमें होम मिनिस्टर ने कहा हमारे 3 साल विपक्ष के 70 साल पर भारी हैं। तो 19 के बाद से जो डेटा है, क्या आपको नहीं लगता पत्थरबाजी की घटनाएं अब ना के बराबर हैं? क्या आपको नहीं लगता कि टूरिज्म वापस बैक टू नॉर्मलसी, क्योंकि कश्मीर जो है वो टूरिज्म पर बहुत हाईली डिपेंड करता है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार टूरिज्म में ये बूम है, लेकिन टूरिज्म पर जबरदस्त डिपेंडेंसी है। तीसरी बात, मल्टीप्लेक्सेस तो खुले, आपने भी देखा होगा। क्या आप इसे बदलाव नहीं मानते? अमित शाह साहब ने टूरिज्म के डेटा दिए ना, तब मैंने सोचा कि थोड़ी रिसर्च की जाए, तो मैं इनके जवाब देख रहा था राज्यसभा जहां से सांसद महोदय आते हैं और लोकसभा के। मैं तो हतप्रभ था। ये इस समय के पहले भी अगर आप टूरिज्म का रिकॉर्ड देखेंगे तो 12 लाख 15 लाख तो हर महीने। इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा से हाईली डिपेंडेंट जम्मू कश्मीर और स्पेशली कश्मीर रहा है, इसीलिए मैंने कहा। अब मैं वही कहना चाहता हूं। बदला क्या देखिए आप? बदला ये कि इनका सारा का सारा फोकस सिर्फ सत्ता केंद्रित है। अभी जो ये बकरवाल समाज को और पहाड़ी समुदाय को रिजर्वेशन देने की, अमित शाह साहब आप ऑर्डिनेंस निकाल कर क्यों नहीं आए बताइए? ऐसा का ऐसे ही वादा इन्होंने कहां किया था? इन्होंने किया था उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले। निषाद समाज की एक बड़ी रैली की और उसमें कहा गया कि 17 जातियों को। ठीक है सर, जवाब लीजिए आप। अभय जी जवाब ले लीजिए आप। थोड़ी देर पहले सनम शाह ने भी ये बात कही थी, राकेश सिन्हा जी, आप डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं, और ये महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी हैं कि आप डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। एक सेकंड अभय जी प्लीज, मैं जवाब ले लूं, मेरे पास 3 पैनलिस्ट और है। मैंने आपको बहुत वक्त दिया, मैं आगे भी आपको वक्त दूंगी। एक एक कमेंट सब पैनलिस्ट का प्लीज। जी राकेश जी। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक और राजनीतिक दर्शन बहुत स्पष्ट है। हम राहुल जी की तरह अस्पष्ट दर्शन के साथ देश में यात्रा नहीं करते हैं। हमने शुरू से कहा एक नेशन एक जन, यानी 1 नेशन 1 पीपुल, यानी हम लोगों के बीच में जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर विवाद और विभाजन नहीं करते। उसका एक बड़ा कारण मैं बता रहा हूं, एक प्रमाण के रूप में बता रहा हूं। गुलाम अली जी का नाम, वो गुलाम अली वो हैं जो मुस्लिम गुजर समाज से आते हैं। कोई सोच नहीं सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था कि एक मुस्लिम गुजर भारत के सर्वोच्च संस्था यानी राज्यसभा का नामांकित सदस्य होगा। इसी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युग में यह संभव हो पाया 370 हटने का। जिन महिलाओं को कश्मीर में इस बात के लिए अधिकार से वंचित कर दिया जाता था कि किसी गैर कश्मीरी से विवाह कर लेती थी, उसमें फारूक अब्दुल्ला की साहब की स्वयं की अपनी सुपुत्री भी शामिल है। वह जेंडर इक्वलिटी अभय दुबे जी को पसंद नहीं आ रहा है। महिलाओं को समान अधिकार मिला। पुरुष यदि बाहर शादी करे तो उसके बच्चों को मिलेगा, महिला यदि बाहर शादी करे। इस आधुनिक युग में इतनी बड़ी पैट्रियार्की, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? ओबीसी और दलितों को यानी शेड्यूल्ड कास्ट को, ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। जो हिंदू या जो भी पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान में से जम्मू कश्मीर विस्थापित आए थे, 70 साल से बेचारे निर्वासित जीवन अपने ही देश में बिता रहे थे, उनको समान अधिकार मिला। क्या ये परिवर्तन क्रांति नहीं? ठीक है, अब जवाब लीजिए, अब अपने राइवल से जवाब लीजिए राकेश जी। पहली बार अभय जी को, अभय जी तर्क और अभय जी से ठीक है, आपको अभय जी से सवाल पूछने हैं, लेकिन मुझे दूसरे पैनलिस्ट से भी आपके इन जो आप बातें रख रहे हैं उस पर उनके भी काउंटर लेने हैं। अभय जी पहले मैं दूसरे पैनलिस्ट का काउंटर लूंगी यहाँ पे। सबसे पहले निलोफर मसूद, ये कह रहे हैं बदलाव अच्छा नहीं लग रहा। देखिए माननीय अमित शाह की बातें की यहाँ पर, उन्होंने कहा कि पहाड़ियों का जो रिजर्वेशन है वो जीडी कमीशन जीडी शर्मा, रिटायर्ड जस्टिस जीडी शर्मा जो है उनके रिकमेंडेशंस पर होगा। जब उन रिकमेंडेशंस को देखते हैं वहां पर एक ही रिकमेंडेशन नहीं की गई कि आप पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे दीजिए। हालांकि रिजर्वेशन की बात हमेशा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाई है पिछली सरकारों से। माननीय जो हमारी लेट इंदिरा गांधी जी थी उस वक्त भी वो बात उठाई गई, मनमोहन सिंह जी उनके पास भी वो बात रखी गई। हालांकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार थी उन्होंने 5% जो रिजर्वेशन है पहाड़ियों को प्रोफेशनल और टेक्निकल कॉलेजेस में दे दिया, वो अभी भी चल रहा है। तो हमारा हमेशा से ये मानना है कि आप वेज पैदा नहीं कीजिए डिफरेंट जो गुजर बकरवाल है उनके बीच में, उनकी जो रिजर्वेशन है आप उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए।
दूसरी जो पहाड़ी है उनको भी आप रिजर्वेशन दे दीजिए। लेकिन जिस कमीशन की बात आज करी है तो उसमें आपको दूसरे समुदाय के भी लोग हैं जिनको रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, जिसमें टेटपाल के लोग हैं, जिसमें भद्रवाह के लोग हैं, जिसमें काफी ये जो ग्रेव डिगर्स है उनको भी आपने रिजर्वेशन देनी है। तो आपके रिजर्वेशंस क्या सिर्फ रिजर्वेशंस तक सीमित हैं? बाकी जो बातें राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं आप उनसे अब इत्तेफाक रखती हैं कि बेटियों के लिए राइट्स की बात वो कर रहे थे, पैट्रियार्की को लेकर वो काफी हमलावर थे, आप उस पॉइंट पर आपका जवाब? मैं दूसरी चीज करना चाहूंगी। माननीय होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि यहाँ पर आप 33,000 प्लस तादाद में 5 सरपंच है। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी 1978 में फर्स्ट इलेक्शन जो हुए, मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब जब थे उनकी हुकूमत में हुए, उन्होंने पहले लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए 5 सरपंचों के। उसके बाद एक बार और इलेक्शन हुए 2001 में, उस वक्त फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। फिर 2011 में फिर हुआ। फिर आप मुझे बता दीजिए कोई नई चीज नहीं है जो हो रही है। ऑलरेडी 5 सरपंचों के जो इलेक्शंस थे ऐसे कहा जा रहा है, ऐसे डिपिक्ट किया जाता है एज इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम 370 के खत्म होने से उनको लेकिन वो अच्छी बात हुई कि खराब बात हुई? एक सेकेंड जी, वो अच्छी बात हुई कि खराब बात हुई? ग्रास रूट डेमोक्रेसी अगर आती है वो अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात तब होती जब डेमोक्रेसी को बहाल किया जाएगा। 2018 के बाद अब तक हम जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल तक अपोजिशन रही, लेकिन शायद आपको मैं याद यहाँ जरूर दिलाना चाहूंगी 14 साल यहाँ पर गवर्नर रूल और प्रेसिडेंट रूल भी रहा, तो डायरेक्ट सेंटर का रूल है। 2014 के बाद बीजेपी सरकार रही, न कि 3 साल तक। 2000 जहां पर वो 3 परिवारों की बात करते, एक परिवार वो भी है जिनके साथ उन्होंने हाथ मिलाए और यहाँ पर हुकूमत की, उसकी तो कोई बात नहीं करता। तब वो परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो परिवार आपसे जो मैं सवाल कर दिया आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। मैं जब आपसे डेमोक्रेसी की बात कर रही थी, ये जो इलेक्शन हुए जिन पर आपको लगा, आपने पहले तो ये गिनवाया कि भाई हमने भी किया था, तो इन्होंने पहली बार नहीं कराया। फिर आपने अपनी ही लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को काउंटर कर दिया, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, आप ये कहते हुए कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर परिसीमन का काम चल रहा है, फाइनल फेजेस में है, और ये बार बार कहा जा रहा है कि अगले 6 से 8 महीने में वहां पर इलेक्शन की तैयारी है। ये कहा जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है जो नैरेटिव है कि बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत ही बुरी हालत है, अब ये नैरेटिव जो कश्मीर की आवाम है उसको भी समझ आ रहा है कि ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है? देखिए मैंने अभी उस पर अब बात कीजिए। अभी फूड इंडस्ट्री हमारी किन चीजों से जूझ रही है। 10 पॉइंट पर रही है, अब आप इंडस्ट्री पर चले गए। मैं आपसे डेमोक्रेसी और इलेक्शंस और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी बात करिए। आप एक के बाद एक गोल पोस्ट चेंज करिए, आप एक पॉइंट पर रहिए ना। आई एम नॉट चेंजिंग द गोल पोस्ट, मैं सही बात आपके साथ कर रही हूँ। आपने टूरिज्म की बात की, टूरिज्म जो है नॉर्मल्सी को नहीं दिखाता है, क्योंकि 2014 में भी 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर गया था टूरिज्म। उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ये कहना चाह रही है कि टूरिस्ट जो है वो अपनी सिक्योरिटी को कंसीडर नहीं करता है? क्या वॉर जोन में टूरिस्ट जाना पसंद करता है? देखिए आप ये कह रही कि इसे नॉर्मलसी का, मैं नहीं कहती, ये एक लौता पैमाना है जब जम्मू कश्मीर की बात की जाती है। मैंने पहले ही कहा जब मैं अभय जी से बात कर रही थी कि जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर की बात करें तो टूरिज्म मैटर्स, और टूरिज्म एक बड़ा एक रीढ़ की तरह रहा है। लेकिन आपका ये कह के कंप्लीटली इसे डिसमिस कर देना कि ये कोई नॉर्मलसी नहीं दिखाता, मैम ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसमें विरोधाभास आ रहा है। प्लीज अब मैं दूसरे केस से, एक आपसे मैंने जो सवाल पूछे आप उनका जवाब दीजिएगा, जब मैं आगे आपको फ्लो दूंगी। फारूक इंकलाबी, अभी जो राकेश सिन्हा जी ने पॉइंट्स गिनाए, सनम शाह आगे मौका दूंगी, प्लीज। फारूक इंकलाबी। मैं राकेश सिन्हा साहब की जानकारी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं, आज हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने भी सीधे तौर पे पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा पे निशाना साधा कि इन लोगों ने जो है वो जम्मू कश्मीर को लूटा है, इनसे आपको हिसाब जो है वो पूछना चाहिए। तो मैं राकेश सिन्हा साहब को बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जब भी पीडीपी की हुकूमत रही है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी कभी रही है, तो हमने जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, यहाँ के बेरोजगार यूथ के लिए आरईटी की पॉलिसी लाई, रहबरे ज़राअत की पॉलिसी लाई। इसके अलावा बहुत सारे हमने प्राइमरी स्कूल जम्मू कश्मीर में खोले, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, 22 डिग्री कॉलेजेस हमारी जब हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में हमने यहाँ पे खोले। कश्मीरी पंडितों की आपने बात की कि उनके लिए कुछ नहीं किया, तो कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी के लिए बाकायदा तौर पे जम्मू में क्वार्टर तामीर किए गए, जहाँ पे वो शिफ्ट हुए वहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया। यानी हमने जो किया
पिछले कई सालों में आपने कहा कि 3 साल जो है, अमित शाह साहब ने कहा कि हमारे भारी हैं अपोजिशन के 70 सालों पर। तो बिल्कुल हम भी इस बात को मानते हैं कि आपके भारी हैं, लेकिन वो इस बात पे हैं कि बेरोजगारी पहले जो थी उससे आज दुगनी है, इसमें भी आप आगे हैं। रिश्वतखोरी जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में किसी रियासत में नहीं है जितनी हमारी रियासत में है। बिल्कुल इसमें भी आप फ्रंट पे हैं। जब से आप रूल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यहाँ पे रिश्वतखोरी, बेरोजगारी, आप जो $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं कागजों में, रिश्वतखोरी, बेरोजगारी, जिस आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो कागजों में है, जमीन पर नहीं है। राकेश सिन्हा जी आपका जवाब, उसके बाद यान आमिर प्लीज। देखिए, मैं तो एक ऐसे अखबार को उद्धृत किया, एक्सेलसियर नाम का अखबार है जो जम्मू कश्मीर का सबसे पॉपुलर अखबार है, जो साधारणतया जो शेख अब्दुल्ला की सरकार थी उसके प्रति सहानुभूति रखने वाली सरकार अखबार है। उसने कहा 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख टूरिस्ट इस बार जम्मू कश्मीर गए। 20 लाख टूरिस्ट के में होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री और सरकार ने 508 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए किया है। यदि ये कागज पर हुआ और प्रधानमंत्री जी ने जब नेशनल पंचायत डे में हजारों इलेक्टेड पंचों को संबोधित किया, 1 लाख लोग संबोधित किए, क्या वह भी कागज पर ही था? लेकिन जो एक मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि 370 जाने के बाद 890 सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून वहां लागू हो गए। 250 राज्य सरकार के ऐसे कानून थे जो विभाजनकारी थे, विभेदकारी थे, जो कि जन सापेक्ष नहीं थे, यानी प्रो पीपुल नहीं थे। ऐसे कानून या तब्दील कर दिया गया या हटा दिया गया। यह सब परिवर्तन जम्मू कश्मीर को 1 नेशन 1 पीपुल में लाता है। और आम जम्मू कश्मीर की जनता को मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं, 26 जनवरी 15 अगस्त को लाल चौक पर अब आर्मी के संरक्षण में झंडा नहीं फहराना पड़ता है। तिरंगा यात्रा की जो अपील माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और कश्मीर में जो तिरंगा यात्रा निकला, भारत माता की जय से का जो जय जयकार हुआ, कश्मीर में क्या जय जयकार होता था, किस बात का? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगने वाले जगह पर आज भारत माता की जय वही बच्चे, वही लोग लगा रहे हैं। दूसरी बात है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलने से आपको तकलीफ हो रही है। लेकिन अदिति जी, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या हुआ है जो अभी के डिबेट से मैं एक पंक्ति में समाप्त कर निष्कर्ष निकाला। पहले जब हम डिबेट में आते थे 370 से पहले, तो टेरर सेंट्रिक यानी कि आतंक केंद्रित डिबेट होता था। कौन पाकिस्तान से कितना आया, कितने लोग मरे, कितने लोग ये हुए। अब कम से कम सभी पैनलिस्ट विकास केंद्रित डिबेट कर रहे हैं। कोई कहता है इतना कम हुआ, इतना अधिक हुआ, लोगों को इतना मिला, इतना नहीं मिला। ये सबसे अच्छी बात है कि ये लोकतंत्र के आने का, विकास के विमर्श के शुरू होने का उसी प्रकार स्वरूप है जो विमर्श असम में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, वही विमर्श जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इस पर मैं आप दोनों से भी जवाब दूंगी। एक और रिएक्शन, अमित शाह ने यह भी कहा कि टेररिज्म 54% कम हुआ, 2 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और ये सब कुछ अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हुआ है। एक बार सुनिए। आतंकवाद के महिमा मंडन करने वाली पूरी चेन को कठोरता के साथ सब समाप्त करने का काम किया है और आतंकवाद के पर 0 टॉलरेंस की हमने नीति चुन कर आतंकवाद के समर्थक जो प्रशासन में बैठे थे उनको भी आइडेंटिफाई कर निकालने का काम। आतंकवादी घटनाओं में लगभग 54% की कमी आई है। मोदी जी ने युवाओं के हाथ में पत्थर और AK-47 की जगह कंप्यूटर और रोजगार देकर कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ाया। 2020 के पहले 47 से 2020 तक 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। ढेर सारे युवाओं को हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। मैं इसलिए ये बात आपको कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ वादे करने वाले लोग नहीं हैं। हम करप्शन को समाप्त करना चाहते हैं, हम टेररिज्म को समाप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ विकास कर जम्मू कश्मीर को पूरे देश में विकास की दौड़ पर नंबर 1 का राज्य भी बना।
अभय जी, आपने सुना यहाँ पर होम मिनिस्टर कह रहे हैं टेररिज्म यानी आतंकवाद 54% की कमी वो बता रहे हैं, 2 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो बता रहे हैं। आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? उसके बाद यान अमीर। अदिति जी, मैं तो पूछना चाहता हूं अमित शाह साहब से, आप इतना आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो आपकी पिछली बार तस्वीर के जस्ट पीछे तालिब हुसैन कैसे खड़ा हो गया? भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के आईटी सेल का कार्यकर्ता कैसे बन गया? कहां था आपकी खुफिया विभाग? क्या उसने जानकारी नहीं दी? गांव वालों ने पकड़ा उस आतंकी को। अब जो बात मैं बड़ी आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक कहा हमारी बहन ने, हो सकता है आइडियोलॉजिकल हमारा डिफरेंस उनसे हो। बीजेपी ने क्या किया? डेमोक्रेसी को समाप्त करके कहा कि आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों की शिकायत क्या थी कांग्रेस से? यह शिकायत थी कि आर्टिकल 370 को स्केलेटन रहने दिया, क्योंकि 97 सेंट्रल लिस्ट की एंट्री में से 94 हमने एक्सटेंड कर दी थी, 46 अमेंडमेंट हमने कर दिए थे, वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया था, वहां सदर रियासत पीएम को खत्म करके गवर्नर कर दिया था, वहां चीफ मिनिस्टर कर दिया। ऐसे सारे रिफॉर्म्स कांग्रेस ने किए थे, लेकिन डेमोक्रेसी को बरकरार रखते हुए हमने किए थे। मैं जो आज बड़ी बात कहना चाहता हूं, एक और धोखा परोसा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कहार, कश्यप, मल्ला, प्रजापति, निषाद, धीवर 2019 का देखिए ना, चुनाव में हजारों लोगों को बुलाया। संजय निषाद जी ने कहा कि अमित शाह साहब घोषणा करने वाले हैं, आपको ओबीसी से एससी में डालने वाले हैं। वही काम जहां भी चुनाव होता है इसी तरह का ये। ठीक है, आप कह रहे हैं धोखा परोस रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं धोखा परोस रहे हैं। याना मीर, जल्दी से आपका कमेंट, उसके बाद राकेश सिन्हा जी क्लोजिंग कमेंट आपका। याना मीर, आवाज आ रही है? राकेश सिन्हा, जवाब जो अभय जी अभी सवाल उठा रहे थे। जी जी, आवाज आ रही है। मैं जवाब, हाँ, देखिए इन्होंने एक बड़ी, मुझे हास्यास्पद लगा कि अभय जी कम से कम ऐसा नहीं बोलते, लेकिन आज इन्होंने क्यों बोला कि लोकतंत्र उनके इस युग में था। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कैसा लोकतंत्र था। 1952 में जो पहली बार चुनाव हुआ, प्रजा परिषद नाम की पार्टी थी जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सपोर्ट करता था। वहां जनसंघ की जगह प्रजा परिषद काम कर रही थी, जिसके प्रेमनाथ डोगरा जी अध्यक्ष थे। प्रजा परिषद के 59 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया 75 सीटों के लिए। 42 लोगों के नॉमिनेशन को शेख अब्दुल्ला कहने पर रिजेक्ट कर दिया गया। दिल्ली में बैठे हुए पंडित नेहरू का समर्थन प्राप्त था, और 75 लोगों के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो जम्मू कश्मीर के लिए बनी थी, उसे 75 में 75 शेख अब्दुल्ला की पार्टी के लोग अनअपोज्ड आ गए। उसी के बाद हमने सत्याग्रह शुरू किया। उसी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि हम कहां से शुरू किया और कहां पहुंचे। ये हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों से सवाल रहे। जवाब लीजिए आप अभय जी। एक बात तो मैं बता दूं, प्रजा परिषद की क्या मांग थी। अब कश्मीर को लेकर अगर ये आप जानेंगे ना तो चौंक जाएंगे, उसको छोड़िए। मैं बताता हूं आपको, 5 मार्च 1948 जब राजा हरि सिंह जी ने कहा कि 2 विधान और 2 निशान रहेंगे। 15-16 मई 1949 जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर आर्टिकल 370 को फाइनलाइज किया गया। जब 26 अक्टूबर 1947 जब जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ, और जब 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान आया। वेयर वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी? वो कैबिनेट के मंत्री थे साहब, उनके हस्ताक्षर से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में आया। उन्होंने कभी इस्तीफा आर्टिकल 370 के विरोध में नहीं दिया। उनकी स्वीकार्यता के बाद आर्टिकल 370 आया। ये तो बाद में आपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए जम्मू कश्मीर को बदनाम करना प्रारंभ कर दिया आर्टिकल 370 के नाम पर। क्या 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम भारत का राज्य नहीं बना 1975 में? वहां पर भी तो चोगियाल डायनेस्टी की यही। ठीक है, एक सेकंड, मुझे कमेंट लेना है यहाँ पे याना मीर का, मेरे पास समय का अभाव है। सॉरी अभय जी, मुझे यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा। याना मीर जी, सबको एक एक जवाब देना चाहती हूँ। फारूक इनकलाबी साहब, एयरपोर्ट बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रोड्स बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ब्रिजेस बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंटरनेट लाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन काम सब आपकी सरकार ने की, सिर्फ स्टेट सरकार ने की, पीडीपी ने की और एनसी ने की। ठीक है, मान लिया। नीलूफर मसूदी जी, आपके फारूक अब्दुल्ला साहब ने बहुत कोशिश की थी औरतों को एम्पावर करने की। खास करके मैं यूजुअली पर्सनल स्टेटमेंट्स नहीं देती हूँ, लेकिन जब उनकी सुपुत्री ने शादी की थी एक नॉन कश्मीरी एंड नॉन मुस्लिम से, तब भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रही औरतों को एम्पावर करने की कश्मीर में। आज अगर दुख्तरान मिल्लत जेल में नहीं होती ना, दुख्तरान मिल्लत की सरबराह जेल में नहीं होती, आप ये जो अच्छी सी लिपस्टिक लगा के आई हैं, जो माशाल्लाह अच्छी लग रही है, आप पीला रंग पहन के, आपको छोटी से खींच के। नहीं, पर्सनल कमेंट्स नहीं प्लीज, निजी टीका टिप्पणी नहीं, हम तार्किक तौर पर बात कर सकते हैं। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। ये आर्टिकल, नहीं, आई एम नॉट डूइंग
नथिंग पर्सनल, आई एम सेइंग कि अगर दुख्तरान मिल्लत यहाँ पे जेल में नहीं होती आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद, अगर आसिया अंद्रा भी जेल में नहीं होती, इनको भी पता है कि इनकी क्या हालत होती जस्ट बिकॉज ये टीवी पर आई है, ये इनको भी पता है। और ये जंग आपके फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं जीत सके, वुमेन्स एम्पावरमेंट की जंग, ये आपको माननी पड़ेगी। तीसरी बात, इस बार अमित शाह साहब आए, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह के फजल से एक भी मौत नहीं हुई। लेकिन आप सबको पता है, जो यहाँ पे दुबे जी कह रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, जब मुफ्ती मोहम्मद साहब जब वो इलेक्शन में उतरे थे, एक दिन में 7 लोग मरे थे। कांग्रेस की रैली में एक दिन में 6 लोग मरते हैं, हर एक 2006 की रैली में बोल रही हूँ। और जिस दिन मनमोहन सिंह आने वाले थे, उसके एक रात पहले 8 लोगों की मौत एक रात में। और आप लोग इस तरह जताते हो जैसे आप लोग बहुत चहीते हो कश्मीरियों की। याना में मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा, लेकिन आपने कुछ अहम बिंदु यहाँ पर उठाए हैं और आगे भी जम्मू कश्मीर जब बहस होगी इन मुद्दों पर जरूर बात होगी, इन पॉइंट्स को बार बार जरूर उठाया जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर शोर और सियासत 3 साल बाद भी लगातार जारी है। हालांकि नए कश्मीर में तस्वीर बदलने के दावे अपने अपने हैं, सही दावा किसका है ये फैसला एक कश्मीरी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसलिए सोचिएगा जरूर कि जम्मू कश्मीर में बदलाव की सही पिक्चर देश को दिखाना जरूरी है या फिर सियासत करना। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ रात 8 बजे। कसम संविधान की में आपको याद दिलाते हुए, देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की रोशनी से। नमस्कार।